हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके सामने कक्षा 10 विषय गणित एनसीईआरटी के पाठ पर आधारित अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं में कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं, जिनके सॉल्यूशन को आज हम समझेंगे। तो आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 4 में कह रहा है किसी पूर्णांक p के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा। पहले में सम पूर्णांक पूछा और चौथे में विषम पूर्णांक पूछा है, तो हम समझेंगे सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। यदि सम पूर्णांक की बात किया जाए और विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक में जैसे 2 आ गया, 4, 6, 8, 10, ये सब सम पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। और इसे हम यदि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1। 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 आएगा। 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 का गुणा 2 में कराएंगे 4 आएगा। 6 को 2 गुणे 3, 2 का गुणा 3 में कराएंगे 6 आएगा। 4 को 2 गुणे 4, 8 था, इसे हम लिखेंगे 2 गुणे 4। तो 2 गुणे 4 का गुणनफल 8 के बराबर होगा। ऐसे 10 है तो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो आप देखें 2, 4, 6, 8, 10 ये सब सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक में जो गुणनखंड सम पूर्णांकों को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे हैं, इसमें आप देख रहे हैं 2 सम में उपस्थित है, जिसे हम 2 गुणे और फिर 1, 2, 3, 4 ये सब पूर्णांक हैं, जिसे हम क्यू लिख सकते हैं। अर्थात जो सम पूर्णांक होगा उसे हम 2 क्यू। लेकिन ये शर्त ये है कि क्यू का जो वैल्यू रखा जाएगा, क्यू का वैल्यू ये सब पूर्णांक रखे जाएंगे। पूर्णांक कहने का मतलब है क्यू बराबर हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। क्यू के स्थान पे 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आप रखेंगे, हमेशा इसका गुणनफल एक समपूर्णांक मिलेगा। और विषम पूर्णांक की बात किया जाए तो विषम में 1 आएगा, 3 आएगा, 5, 7, 9 इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो 2 गुणे 0 प्लस 1, 2 का गुणा 0 में कराएंगे, 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 प्लस 1, 2 में 1 का गुणा कराएंगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 आएगा। 5 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 प्लस 1, 2 का गुणा 2 में 4 आएगा, 4 को हम 1 में अगर जोड़ देते हैं तो 5 आ जाएगा। 7 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 प्लस 1, 2 का गुणा 3 में 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा। 9 लाना है, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 4 प्लस 1, 2 का गुणा 4 में 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9। तो जो विषम पूर्णांक है, इस विषम पूर्णांक को कैसे लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं 2 सब में उपस्थित है, तो इसे हम 2 गुणे 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से बढ़ा, इसे हम क्यू लिख दें और प्लस 1 जोड़ दें, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 क्यू प्लस 1। तो जो विषम पूर्णांक होंगे वो विषम पूर्णांक 2 क्यू प्लस 1 के रूप के होते हैं, जबकि ये शर्त होगा कि क्यू पूर्णांक रखे जाएंगे और पूर्णांक में हम 0, 1, 2, 3 डाट ऐसे रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्यू का मान जो भी आप रखेंगे, हमेशा इसका सॉल्यूशन एक विषम पूर्णांक मिलेगा। जैसे 4 रखेंगे, 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8, 1, 9, 9 एक विषम पूर्णांक है। तो आपको समझ में आ रहा है सम और विषम पूर्णांक का पहचान कैसे करेंगे। तो पहले आप समझ में कह रहा है कि निम्न किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, यहाँ पे आप देख रहे हैं समपूर्णांक पूछा और समपूर्णांक किस रूप का होता है। किसी पूर्णांक q के लिए समपूर्णांक 2 q के रूप का होता है, तो इसका ऑप्शनल भी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 ही से संबंधित है। इसमें कह रहा है किसी पूर्णांक p के लिए, यहाँ पे q था पूर्णांक, यहाँ पे p रखा है। आप m भी मान सकते हैं, n भी मान सकते हैं। एक पूर्णांक मानने में कोई भी अक्षर माना जा सकता है। के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक, इसमें विषम पूर्णांक दिया है, विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक को आप 2q प्लस 1 के रूप में लिखेंगे। हालांकि यहाँ पे p दिया है तो इसे हम 2p प्लस 1 लिख सकते हैं, तो इसका ऑप्शनल डी सही होगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 एक दूसरे से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सम पूर्णांक पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4 में विषम पूर्णांक पूछा था। तो सम पूर्णांक 2q के रूप का हुआ और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का हुआ। इसके बारे में हमने यहाँ पे व्याख्या किया है। आशा करते हैं ये दोनों क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको बेहद ढंग से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याएं हैं।
अभी हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। तो संख्याएं एक भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं, दूसरी होती हैं अभाज्य संख्याएं, और तीसरा आपको पढ़ना है सहभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सहभाज्य संख्याएं, तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जानकारी आपके सामने रखी जाएगी। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती है। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाज्य हों या विभाजित हों, उन्हें कहते हैं हम भाज्य संख्याएं। जैसे आपके सामने रखते हैं 4, तो 4 आप देखिए 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा और स्वयं 4 से भी कटेगा। इस प्रकार से 6 रखा जाए तो 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा और 6 से कटेगा। इस प्रकार से अगर हम 8 रखते हैं तो 8 1 से विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा और स्वयं 8 से। तो आप देख रहे हैं यहाँ 1 और 8 के बारे में अगर बात किया जाए तो ये 1 और 8 यानी 1 और स्वयं के अलावा भी 2 संख्याओं से विभाजित हो सकता है। 6 की बात किया जाए तो 6 1 और स्वयं 6 के अलावा 2 और 3 से विभाजित हो सकता है। 4 संख्या के बारे में बात किया जाए तो 4 1 और स्वयं मतलब 4 के अलावा भी 2 से विभाजित होगी, अर्थात ये संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हों उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं में जो संख्याएं केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं, उन्हें कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। जैसे आपके सामने रखा जाए 2 3 5 7 2 की बात किया जाए तो 2 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, अर्थात 1 और स्वयं मतलब 1 और 2 से ही विभाजित होगी। 3 की बात किया जाए तो 1 और स्वयं 3 से विभाजित होता है। 5 1 और स्वयं 5 से विभाजित होता है। 7 1 और स्वयं 7 से विभाजित होता है। तो ऐसी संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। इन दोनों की संख्याओं में आपने देखा कि जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या विभाजित होती हैं उसे भाज्य संख्याएं, और जो एक और स्वयं से ही विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं। इसका मतलब यह है, ऐसे दूसरी बात मतलब कह सकते हो दूसरी भाषा में, कि जिनके अभाज्य गुणनखंड 2 अभाज्य गुणनखंड से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड मिले, मतलब ऐसा कोई संख्या लिया जाए और उनका अभाज्य गुणनखंड किया जाए और अभाज्य गुणनखंड में 2 अभाज्य गुणनखंड के अलावा अन्य गुणनखंड भी मिले, उन्हें कहेंगे हम भाज्य। और जिनका केवल 2 गुणनखंड मिले उन्हें कहेंगे अभाज्य। जैसे यहाँ पे 2 का 1 गुणे 2, तो 2 गुणनखंड मिला, अभाज्य गुणनखंड। केवल 2 अभाज्य गुणनखंड मिलेगा तो अभाज्य संख्या है। जिनका अभाज्य गुणनखंड 2 अभाज्य गुणनखंड के अलावा भी अन्य संख्या मिले उन्हें कहा जाएगा भाज्य संख्याएं। अब सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याओं में मतलब ऐसी संख्याएं हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड किया जाए और उनमें उनका अगर मासा निकाले तो उनका मासा 1 आए। कहने का मतलब है ऐसी संख्याएं जिनका यसीयप कितना हो, 1 हो, ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे सहभाज्य संख्याएं। मतलब कह सकते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हों और उनका भाज्य गुणनखंड किया जाए तो उभयनिष्ठ संख्या 1 मिले। मासा कैसे निकालेंगे, मासा उभयनिष्ठ संख्या लिया जाता है, तो जो उभयनिष्ठ संख्या मिले 1 मिले 1, और इस स्थिति में हम कह सकते हैं उन संख्याओं का मासा 1 मिला है, और जिन संख्याओं का मासा 1 होता है या सीएफ 1 होता है उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। सहभाज्य संख्याएं के कॉन्सेप्ट मतलब ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है या सीएफ 1 होता है उन्हें हम कहते हैं सहभाज्य संख्याएं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्न में से
कौन सा अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब युग्म दिया है और इन युग्म में से मतलब आपको बताना है कि कौन भाज्य है, सॉरी कौन सहभाज्य संख्या है। भाज्य अभाज्य के बारे में बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पे केवल हमें जो पूछा उसके बारे में बात कर रहे हैं, सहभाज्य संख्या। तो इसे हम मिटा रहे हैं और फिर इन संख्याओं को हम चेक करेंगे इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल करके कि इनका मासा, किसका मासा एक आता है। तो यहाँ पे दिया है 14 और 35। 14 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 7 आएगा और 35 का 1 गुणे 5 गुणे 7 आ जाएगा। तो यदि इनका एचसीएफ निकाला जाए, जो संख्या कॉमन होती है उन्हीं कॉमन संख्या का गुणनफल ही उसका एचसीएफ होता है। तो कॉमन संख्या 1 और कॉमन संख्या कितनी 7, तो 1 गुणे 7, इसका वाला मासा कितना आ गया 7। जबकि सहभाज्य संख्या के लिए बताया गया जिनका मासा 1 होगा। तो आप बता सकते हैं पहला ऑप्शनल गलत है। दूसरा ऑप्शनल देखा जाए 18 और 25। 18 को लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 का गुणा 3 में 6, 6 3 18। और 25 को लिख सकते हैं 1 गुणे 5 गुणे 5। तो अगर इसका हम एचसीएफ निकालेंगे एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ कितना है, जो संख्या कॉमन होती है तो कॉमन संख्या ओनली 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 8 और सॉरी 1। अर्थात बता सकते हैं कि जो सहभाज्य संख्या का युग्म है वो 18 का 25, इसलिए ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे फिर चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो पूछा है उसका हमें आंसर प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात किया जाए। लासा निकालने के लिए कह रहा है 15, 18 और 24 का एलसीएम। 15, 18 और 24 का एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम। तो हम अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा इनका एलसीएम निकालते हैं। तो 15 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 5। 18 को लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसे घातांक के रूप में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इसे घातांक के रूप में लिखना चाहें तो 3 गुणे 5 ही आएगा, एक का कोई मतलब नहीं, एक से गुणा करें वही आएगा। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात 2। और 24 को लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। इसे घातांक के रूप में 2 की घात 3 और गुणे हम 3 लिख सकते हैं। तो यदि इसका एलसीएम हम निकालें तो एलसीएम में देखा जाता है जो संख्या कॉमन होती है, एलसीएम में कॉमन संख्या का उच्चतम घात रखा जाता है और जो संख्या कॉमन नहीं होती हैं उन्हें हम गुणा के रूप में रख करके गुणनफल निकालते हैं। जो गुणनफल मिलता है वही उसका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉमन संख्या यहाँ पे है 3। पहले तो 3 देखा जाए तो 3 का एलसीएम, एलसीएम जब कहेगा एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक तो घात उच्चतम रखा जाता है, घात उच्चतम। और एचसीएफ की बात किया जाए महत्तम समापवर्तक तो इसमें घात न्यूनतम लिया जाता है, न्यूनतम। यही आपको ध्यान में रखना, कॉमन संख्या की घात यदि एलसीएम कहेगा तो उच्चतम घात रखा जाएगा। लघुत्तम, लघुत्तम का जैसे आशय लग रहा है कि छोटा, लेकिन हम घात उच्चतम लेंगे, कॉमन संख्या की घात उच्चतम। और एचसीएफ मतलब महत्तम, महत्तम में हम घात न्यूनतम मतलब अपोजिट लिया जाता है। तो एलसीएम में कॉमन संख्या 3 है तो 3 का उच्चतम घात कितना है 2 है। इसके अलावा 2 भी कॉमन आ रहा है 2 में, तो इसका उच्चतम घात 2 की घात उच्चतम 3 है। और इसके अलावा कौन संख्या बच रही है 5, तो हम गुणा के रूप में 5 लिखेंगे। तो 3 का वर्ग 9 और 2 की घात 3 का मान 8 और गुणे 5, तो 8 पंचे 40 और 9 चौक 36, 360। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 360। ऑप्शनल में देखा जाए 360, ये चौथा ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक हमने आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में बताया, ऑप्शन बताया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए। 5 में कह रहा है ना 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। अभी हमने आपको बताया था भाज्य अभाज्य और सहभाज्य संख्या में। भाज्य को हमने बताया था कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है, और ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती हैं या विभाजित होती हैं उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, और जिनका एचसीएफ 1 आता है उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है एक भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो इसे लगाने के लिए
हम एक तरीका बता मतलब एक से कई तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका आपके सामने रख रहे हैं। इन्हें हम सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो संख्या मिलेगी, यदि वह एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती है तो भाज्य हो जाएगी। 17 गुणे, तो यहाँ पे हम देखेंगे 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11, इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम देखेंगे कि देख रहे हैं यहाँ पे 2 गुणे 11 है और यहाँ भी 2 गुणे 11 है। ये दोनों पद में से 2 गुणे 11 हम कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 17 गुणे 5 और 17 गुणे 5 गुणे 8, और यहाँ से कॉमन करने के बाद बचेगा 1। 2 गुणे 11 गुणे, इसे हम लिख सकते हैं 17 गुणे 5 गुणे 8, 8 पंचे 40, 17 चौका 68, 68 है हो जाएगा 680 प्लस 1 681। आप देख रहे हैं जो संख्या मिलेगी वो संख्या, मतलब इसे सॉल्व करने के बाद जो संख्या मिलेगी वो संख्या 2 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित हो सकती है, इसके अलावा 681 से भी विभाजित हो सकती है। आपको हमने बताया था जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती है वो भाज्य। तो आप देख रहे हैं ये एक से विभाजित ऑलरेडी होना ही होना है, एक से सभी संख्या विभाजित होती हैं। इसके अलावा 2 से भी कर सकता है, 11 से भी कर सकता है, 668 से भी कर सकता है, और जो संख्या मिलेगी स्वयं उसी संख्या से भी कर सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। ये ऑप्शन में पहला सत्य हो जाएगा। तो आशा कर रहे हैं कि मतलब आपको ये सब संख्याएं समझ में आ रही हैं, ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमने बताया था वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती है उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो 0 तो रखा नहीं जा सकता। और एक की बात किया जाए, एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। कहने का मतलब है एक ना तो भाज्य की परिभाषा एक पर लागू होती है और ना ही अभाज्य की परिभाषा लागू होती है, इसलिए ऑप्शनल बी भी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शनल सी 2 की बात किया जाए तो 2 केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होगी, इसके अलावा अन्य संख्या विभाजित नहीं होगी। तो हमें ऑप्शनल सी मिल गया है अभाज्य संख्या। ऑप्शनल डी की देखने की आवश्यकता नहीं, हालांकि ऑप्शनल डी जो 8 है यह 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और स्वयं 8 से भी कटेगा, इसलिए इसे हम भाज्य संख्या रखेंगे। तो इसमें 2 जो ऑप्शन सही है। अगर हम एक बात यहाँ से इस दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। इसे अभी आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, इनमें से आपको ढूंढना है कि 156 का कौन अभाज्य गुणनखंड है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड अगर करें तो ये 2 से कटेगा। हाँ, ये विभाजित होने वाले विभाज्यता का नियम हमारे चैनल पे इसके 2 वीडियो बनाए गए हैं जो उपलब्ध है। आपको यदि विभाजित संख्याओं को चेक करने में समस्या होती है कि कौन संख्या किससे विभाजित होगी, तो इसके लिए आप चैनल में उपस्थित वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। ये 2 से हम काटेंगे तो 2 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि इकाई का स्थान पे 2 0 4 6 8 अर्थात सम संख्याएं हैं तो 2 से विभाजित होंगी। यहाँ पे 6 है, 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 7 14 1 15 16 हो गया, 2 8 16, अभी भी 2 से विभाजित होगी। 2 3 6 1 7 18 2 9 18। इसे हम अब 2 से काट नहीं सकते क्योंकि इकाई का स्थान पे तो 9 आ गया। अब 3 से काटने का तरीका यह है कि यदि संख्या में आए उपस्थित अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 9 3 12 12, अगर हम 39 की बात करें तो 3 आया है और 9 आया, दोनों को जोड़ेंगे 12, और 12 में अगर हम 3 से भाग कराएं 3 कम 3 चौक 12, तो आप देख रहे हैं जो भागफल जो योगफल मिला अंकों का योगफल वो 3 से विभाजित अर्थात ये 39 भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाजित करने के लिए 3 लिखेंगे, 3 कम 3 और 3 3 9। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड अगर लिखें तो अभाज्य गुणनखंड को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, और इसे हम घात के रूप में लिखें तो 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखा जाए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, तो इसका ऑप्शनल भी सही आंसर है।
अब आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है 156 और सॉरी यदि 156 का लासापन 156 है तो आपको मासा निकालना है। इसमें हम सूत्र अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए है, इसमें एक संख्या दिया है जिसे हम पहली संख्या मान लें। पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या जो दिया है, दूसरी संख्या 156 दिया है और इसका लासा एलसीएम किसका एलसीएम 26 और 156 का कितना दिया है 156। तो आपको इसका एचसीएफ निकालना है। महसा एचसीएफ हम जानते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ है और ये दोनों का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। कहने का मतलब है दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम। पहली संख्या है 26, दूसरी संख्या है 156 और इसका एलसीएम भी 156 है। कैंसिल हो जाएगा। एचसीएफ कितना बचेगा, एचसीएफ बराबर आ गया 26। तो 126 और 156 का एचसीएफ आया है 26 और इसमें ऑप्शन बी सही है। ये ऑप्शन बी। आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने आपके सामने एक एक करके सभी सॉल्यूशन बनाए हैं और सभी का आंसर हमने आपके सामने रखा है। आशा करते हैं आपके सारे क्वेश्चन सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट का देखा जाए 9। कह रहा है एक संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, मतलब 144 का गुणनखंड किया जाए और अभाज्य संख्या जो मिलेंगी उनकी घातों का योग कितना, ये आपको बताना है। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड यदि निकालें, अभाज्य गुणनखंड, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम 144 का विभाज्य करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। इस 44 को 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, 2 छक 12, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 9 18 और 3 से 3 तिरका 9। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। घात लिखेंगे तो 2 की घात 4 और गुणे 3 की घात 2। और इसमें अभाज्य संख्या क्या पूछा भाई, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग निकालना है। अभाज्य गुणनखंड में घात 4 और 2, तो घातों का यदि योग निकालें, घातों का योग तो कितना आएगा 4 और प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो इसका ऑप्शनल बच्चों आज आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न में 9 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए और 9 क्वेश्चनों का हमने सॉल्यूशन के साथ आंसर बताया है। आशा करते हैं आपको ये सब प्रश्न के सॉल्यूशन समझ में आए हैं। जय हिंद।